गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब। आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस के लिए। इसमें मैं देखूंगा इतिहास के, भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों से बहुत सारी डिटेल आंसर मैं आपको दूंगा। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीपी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को मैं देखूंगा आज। इससे पहले आपने देखा कि रीजनिंग के सर जो आपके हैं, सर्वेश सर, उन्होंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया और उन्होंने आपको हिंदी भी पढ़ाया। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीपी के लिए प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया था, क्या उत्तर प्रदेश के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान, और क्या पढ़ाया था मैंने, भारत के पड़ोसी देश पढ़ाया था। तो उसके बाद मैं आप लोग की डिमांड पे ही क्या ले आया हूँ, प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट में हम ना केवल देखेंगे बल्कि करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी अटैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए मेरे क्वेश्चन के सेशन में अंत तक बने रहने के लिए, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा जिससे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और अगर याद हो गए ना तो यूपीपी एग्जाम में आप झंडा गाड़ के आएंगे, गारंटी है। अच्छा बाबू, पहले क्वेश्चन देखो क्या है। मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों को दिया जाता है या विचार किया जाता है? सन 2018 में यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों को दिया जाता है या विचार किया जाता है। आंसर इसका सही है, सबसे पहले जान लेते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बाबू। राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं? सबसे पहले वो समझो। राष्ट्रमंडल देश वे देश होते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों का गुलाम रह चुके हों, और उन देशों के ऊपर जिनके ऊपर अंग्रेजों ने कभी कभी कब्जा किया हो, उन देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। जैसे हमारा भारत भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा है, क्योंकि भारत भी तो कभी गुलाम था। और आयरलैंड के जो लेखक हैं जो कि अंग्रेजी में कोई भी साहित्य लिखेंगे, उनको मैन बुकर पुरस्कार दिया जा सकता है। चलिए, क्या है मैन बुकर पुरस्कार, समझ में आया? तो आपको ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो हमारे गुरुजी थे ना, बहुत ही आसान तरीका बताते थे। अच्छा, जैसे ग्रैमी अवार्ड है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन 4 हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ग्रैमी से मिलता जुलता है? ग्रैमी मतलब गाना, और गायन शब्द एक ही शब्द से जुड़ा है, ग्रैमी मतलब कि गौ शब्द से ग्रैमी और ग्रो शब्द से गायन। तो इसी से हम इंटरकनेक्ट करके इसको जोड़ सकते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार किससे दिया जाता है? गायन शब्द से दिया जाता है। और इस बार का 2023 का ग्रैमी अवार्ड कौन जीता? एक भारतीय जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी बन जाता है। तो कौन जीता है? रिकी गेज जीते हैं। किनको मिला है? रिकी गेज को मिला है। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनको तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। कितनी बार बाबू? तीसरी बार दिया गया है। 3 बार ये पा चुके हैं आपके ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? गायन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। चलिए, मैकमोहन रेखा, इस क्वेश्चन को तो मैं लगभग कितनी बार बता चुका हूं, आप लोग समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या कह रहा है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है? देखो इसकी डिटेलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आंसर कौन सा सही है? भारत और चीन। भारत और चीन की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। कितना किलोमीटर की रेखा है बाबू? तो इसको याद करेंगे, 3, 4, 8, 8, मतलब कि 34, 88 किलोमीटर की सीमा। अगर आपसे पूछे कि कौन से देश से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, तो राज्यों का नाम देखो यहाँ पे, कितना आसानी से मैं लिख दूंगा। पहला हिमाचल प्रदेश, और दूसरा उत्तराखंड, और तीसरा आपका सिक्किम, और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसके उत्तर में मैकमोहन रेखा टच करती है? तो आपका कौन सा सही है? अरुणाचल प्रदेश। इतने क्वेश्चन को याद रखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन से आपको इतने क्वेश्चन बताए। क्या क्या पूछा जा सकता है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है? तो मतलब भारत और चाइना के बीच में है। कितने किलोमीटर की है? तो 34-88 किलोमीटर की है।
मतलब ये किलोमीटर में आंसर मैंने लिखा है। उसके बाद कितने राज्यों से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें याद रखिएगा। इससे ज्यादा आपसे चाइना के बॉर्डर के साथ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है। चलिए, इसका निर्धारण कौन सन में हुआ था, तो सन 1914 में हुआ था। ठीक है, ये छूट रहा था, लेकिन चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। ये देखिए, दो यूरोपीय देश हैं जिनके बीच ये सीमा लगती है बाबू। तो देखते हैं कौन सा, हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो इसको एकदम भूलिएगा मत, किसके किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। बात करें फ्रांस और इंग्लैंड के, तो फ्रांस, मान लो ये फ्रांस हो गया और ये इंग्लैंड हो गया। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच बाबू जानते हो एक समुद्र है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। हमारे भारत की एक आरती साहा हुई, आरती साहा ने तैर कर इंग्लिश चैनल पार कर दिया। अरे एक पहले एक पिक्चर आई थी, पता नहीं कौन सी थी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बेचारा ये इंग्लिश चैनल पार करके उससे मिलने जा रहा था, लेकिन वो डूब गया। ठीक है, चलिए। तो बाबू ये जो क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ बन जाता है वो देखो, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी अपने खुखारपन के लिए जाना जाता है। यहीं का तो है शासक था जिसका नाम था क्या, हिटलर। नाम सुना है ना, हिटलर, यहीं का था। जर्मनी पर अटैक किया था इसने। जर्मनी और पोलैंड का ही बॉर्डर है जो जिसको क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच बाबू, ये मान लो आपका इंग्लैंड हो गया, ये आपका फ्रांस हो गया, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक समुद्र राशि पड़ती है। उस समुद्र राशि को हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल। इस इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत की एक आरती साहा थी। और एक तो पिक्चर थी, एक मूवी थी जिसका नाम था शिद्दत। उस शिद्दत में लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस इंग्लिश चैनल को पार करना चाहता है, लेकिन बेचारा बीच में डूब जाता है। नेवी वाले बचा उचा के पता नहीं कैसे घर और पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में, आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसको बता दीजिएगा ये इंग्लैंड है, और इसको बता दीजिएगा ये फ्रांस है। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच इंग्लिश चैनल है, और जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। तो अगर पूछे देगा कि कनाडा और अमेरिका के बीच में क्या है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच बताना बेटा कि 49 डिग्री समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है, 49 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो बताना कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछ दिया 38 डिग्री समांतर रेखा। अभी देखो 49 डिग्री समांतर रेखा मैंने बताया, तब तक 38 डिग्री पूछ दिया। 38 डिग्री समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ये दोनों पड़ोसी देश है, पहले एक थे अब अलग हो गए हैं। और यहीं का जो शासक है, यहीं का जो डिक्टेटर है, उसका नाम है किम जोन। नाम तो सुना ही होगा किम जोन का, एकदम राक्षस दानव है। क्या करता है, ये तानाशाह माना जाता है उत्तर कोरिया का। और दक्षिण कोरिया जो है आपका, ये जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर की वजह से। सैमसंग कंपनी जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और इसकी राजधानी कहाँ पड़ती है, सियोल पड़ती है। कहाँ है इसकी राजधानी, सियोल। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ पे है, प्योंगयांग। कहाँ है, प्योंगयांग राजधानी है इसकी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, मैगीनॉट रेखा। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या है, मैंने बताया। मान लीजिए ये इंग्लैंड हो गया आपका, और ये आपका फ्रांस हो गया, तो बीच में इंग्लिश चैनल हो गया। कनाडा और अमेरिका के बीच में क्या है, तो 49 डिग्री चैनल है। और जर्मनी पोलैंड के बीच में क्या है, तो आपका हिंडनबर्ग रेखा है। और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस की बात करिए तो मैगीनॉट रेखा है। मैंने चारों बताया, चारों को आप याद रखिए। क्या एग्जाम में पूछेगा आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि ये आ सकता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाया है उसने। जब क्वेश्चन उठाया है तो उसको ऐसे तैयार करिए कि बिल्कुल कहीं से पूछे, जड़ से पूछे, हम जड़ उखाड़ के फेंक दें। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा
बहुतायत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है सही हीलियम। क्या होता है बाबू, मान लो ये सूर्य है और सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? नाभिकीय संलयन द्वारा बनती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब क्या होता है, हाइड्रोजन टूट के, हाइड्रोजन जो होता है टूट के हीलियम में बदलता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और हाइड्रोजन के टूटने के बाद सूर्य में क्या बनता है? हीलियम बनता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के बाद क्या होगा? हीलियम है ना होगा, कि नियान, आर्गन, ऑक्सीजन होगा। बात समझ में आई? अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अरे अगर स्पेस में ऑक्सीजन है ये नहीं है तो इस सूर्य पर जल कैसे रहा है? यो पूछा गया था कि स्पेस में ऑक्सीजन है ये नहीं है तो इस सूर्य जल कैसे रहा है? तो सूर्य जल नहीं रहा है, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, जिसमें हाइड्रोजन बेचारा अपने आप को तोड़ के 2 हीलियम को जन्म दे रहा है। ठीक है, जैसे माँ अपने आप को तोड़कर एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरीके से हाइड्रोजन अपने आप को तोड़ के हीलियम को जन्म देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा ग्लोब पे चलेंगे। क्या कह रहा है ये? मान लीजिए आपका ग्लोब है, ये बीच वाली रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, तो ये मान लीजिए, फिर ये मान लीजिए, फिर ये मान लीजिए। ठीक, ये है और ये है। ठीक, अब कह रहा है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ये मान लीजिए आपकी भूमध्य रेखा है, इधर हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। दिए गए कोणीय दूरी क्या कहलाती है? मान लीजिए यहां से एक कोण बना दिया मैंने, और ये कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? अक्षांश रेखा कहलाती है। और मान लीजिए वही उत्तर से दक्षिण की तरफ खींच दें तो उसे क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर कहेंगे। तो ये अक्षांश समझ में आ गया, देशांतर समझ में आ गया। अब प्रधान देशांतर क्या होता है? अरे प्रधान देशांतर उसी देशांतर को कहते हैं जो किसी भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसी को प्रधान देशांतर कहते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी देशांतर रेखा जो पृथ्वी को ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दे, उसे प्रधान देशांतर रेखा कहेंगे। समझ में आई बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? आधा से ज्यादा लड़कों तो इसको देख के सोचेंगे कैंसर है, तो कैंसर नहीं है बाबू, ना ही कैंसर से संबंधित कोई बीमारी है। ये हमारे ग्लोब पर स्थित एक रेखा है। ठीक है, एक काल्पनिक रेखा। ठीक, एक काल्पनिक रेखा। 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री को कहेंगे भूमध्य रेखा। इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहेंगे कर्क रेखा। इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। क्या कह रहा है? ये मान लो तुम्हारा ग्लोब हो गया, ये तुम्हारा 0 डिग्री अक्षांश अर्थात में भूमध्य रेखा, ये हो गई 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री मतलब अगर उत्तर में है तो उत्तर लिखोगे, और ये हो गया 23.5 डिग्री। अगर दक्षिण में है तो दक्षिण लिखोगे। ठीक, इधर हो गया क्या? 66.5 डिग्री, इधर हो गया 66.5 डिग्री। इधर दक्षिणी, इधर उत्तरी। ठीक, सबका नाम पे देखो कैसे याद हो जाएगा। इसको कहते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। और इसको कहेंगे जो ऊपरा वाला 66 डिग्री 66.5 डिग्री है, आर्कटिक रेखा कहेंगे। आर्कटिक रेखा कहेंगे ये 66.5 डिग्री, और नीचे वाले को अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, ये चारों समझ में आया। ये कोनो कैंसर की दवा या उपकरण नहीं है। इसको ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये ऊपर है तो इसको दक्षिण समझेंगे नहीं, ये गलत हो गया। ठीक, चले तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए, ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास, अब खुद आप आंसर देंगे, मैं नहीं दूंगा। अच्छा देखो, मान लो जो ये ग्लोब है और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, कह रहा है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर, ये आपका ध्रुव हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो अगर उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो, क्या गोला बढ़ रहा है या गोला छोटा हो रहा है, तुम बताओ। अगर तुमको समझ में आ रहा है कि ये वाला गोला बड़ा है कि ये वाला गोला बड़ा है कि ये, तो सबसे ऊपर वाला गोला बड़ा है कि सबसे नीचे वाला गोला बड़ा है, तो जो गोला बड़ा होगा वो अक्षांश इसका बढ़ रहा है, मतलब कि इधर हम ध्रुव की तरफ अगर जा रहे हैं तो गोला का व्यास बढ़ रहा है कि घट रहा है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहे हैं तो गोला का व्यास बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो गोला का बस देखो कि गोला छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, तो गोला छोटा हो रहा है तो इसका मतलब इसका व्यास घट रहा है। मतलब खाली ये देखो कि एक तो ये गोला है, एक तो ये गोला, एक तो ये गोला, तो ये गोला बड़ा है कि ये गोला बड़ा है कि ये गोला बड़ा है। हम ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो गोला बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो गोला घट रहा है तो घट रहा है तो घटाओ, अब मिल रहा है तो इसको मिला दो, ठीक है। चलें आगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये भी ग्लोब पे ही आधारित क्वेश्चन है, कैसे याद करेंगे। ये मान लो ग्लोब है, आई ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश के बाद एक और मैंने खींच दिया, तो 0 के बाद आता है 1, तो कह रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो कितना आसान है, देखो 1 किलोमीटर, कहीं दिया ऑप्शन में 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 सही है। एकदम अखियां बंद करके याद हो जाएगा, खाली एक बार पढ़ लो कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गौर कहते हैं, और गौर बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। अच्छा अगर तुमसे पूछ दे कि दो देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, तो इसको किलोमीटर में नहीं नापते बाबू, इसको नापते हैं 4 मिनट। मतलब कि सूर्य को, अगर सूर्य एक देशांतर पे है और दूसरे देशांतर में आने में इसको 4 मिनट का समय लग जाएगा। तो अगर पूछे कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में कितना समय लगता है या कितनी डिस्टेंस होती है, तो 4 मिनट का डिस्टेंस होता है। अगर इसमें पूछे कि कितने अक्षांशों के बीच कितने किलोमीटर की दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सा अक्षांशीय रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसको 80% बच्चे गलत करके आएंगे। काहे गलत करेंगे, इसमें से कौन ऑप्शन उनको लगेगा सही है। देखो क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा को छोड़ के कौन सी ऐसी रेखा है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटती है, तो इसमें कोई नहीं है, ऐसी कोई अक्षांश रेखा बनी ही नहीं जो इसको 2 बराबर भागों में काटे, ठीक है। तो इसका आंसर कोई नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस का एक हड़प्पा सभ्यता में मुहरों कर एवं टेराकोटा कलाकृति में निरूपण एवं अंकन नहीं हुआ है। ये देखो आ गया अब इतिहास के हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन। बिल्कुल घबराना नहीं है, ज्यादातर बच्चे हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस को देख के बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पानी दीजिएगा सर थोड़ा, ठीक है। क्या है ना बाबू, बोलते बोलते एकदम मौजिया फंसने लगती है, थोड़ा पानी पी ले। तो देखो पहले तब तक क्वेश्चन का आंसर दे लो तुम लोग। देखो पहले क्वेश्चन क्या, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, देखो आंसर बता रहा हूं। इसमें कौन, उस वक्त तो केवल शेर ऐसा था जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। हाथी की जानकारी थी, गैंडा की जानकारी थी, बाघ की जानकारी थी, बस शेर की जानकारी नहीं थी, इसलिए शेर का अंकन नहीं हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, शेर। क्योंकि हड़प्पा काल के सभ्यता में अगर अच्छा पिक्चर बनी थी मोहनजोदाड़ो, उसको देख के आओगे ना तुमको बहुत सारी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से क्लियर हो जाएंगे। क्या है, पिक्चर हमारे समाज का एकदम दर्पण होती है। जब आपको अपने समाज को देखना है, आप कोई ना कोई मूवी देख के आइए, आपको समाज का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा। और हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है तो एक पिक्चर आई थी मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की, ठीक है। तो आप जाके वो पिक्चर को देख लीजिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु कालीन स्थल में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान मिला था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि मान लो एक तो ईंटा था, एक तो ईंटा पे ऐसे ईंटा था, उसी पे एक ईंटा के आगे, मतलब कैसे पता चला कि बिल्ली का पंजा आगे और कुत्ता का पंजा पीछे था। तो इससे पता चला था, एक ईंट मिली थी इसमें एक बिल्ली का पंजा आगे था, कुत्ता का पंजा पीछे था। वैसा एक ईंट मिली थी, वो कौन सी सभ्यता में मिली थी या किस स्थान पे मिली थी, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पीछा से छा को जोड़ दो, च को जोड़ दो,
चौ के बाद ही तो छ आता है, तो चुनहुदड़ो इसका सही आंसर होगा। इस चुनहुदड़ो में ही पाया गया था कि एक बिल्ली का पीछा एक कुत्ता कर रहा है और ऐसी एक ईंट पाई गई थी, क्योंकि पीछा कर रहा है तो चुनहुदड़ो का सही आंसर पीछा से जोड़ दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके पहले कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोथल गुजरात का एक शहर है जिसको हम लोग बंदरगाह का शहर कहते हैं, हड़प्पा कालीन बंदरगाह या फिर पतन। पूछेगा कि हड़प्पा कालीन पतन कौन सा था, तो लोथल था। और अगर बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो था, इसको कहा जाता था मृतकों का टीला। और हड़प्पा सभ्यता क्या थी, हड़प्पा मतलब कि सिंधु सभ्यता में खोजा जाने वाला सबसे पहला शहर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु सभ्यता को एक और अन्य नाम दे दिया गया था, हड़प्पा कालीन सभ्यता। सिंधु कालीन सभ्यता का एक और नाम क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा कालीन सभ्यता सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजे जाने वाला शहर हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, अब आ गया आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन। मैंने देखिए आपको हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन बनाया है और मैं करंट अफेयर की एक सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगा। उसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसको आप पढ़ के अगर जाएंगे तो आपके हाल ही के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे करंट अफेयर के। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा दिया था, किस सन में दिया था वो बताइए आप लोग। आपके सामने ऑप्शन है 1942, 1943, 1944, 1945। तो इसका सही आंसर होगा 1943। दिल्ली चलो को छोड़ के एक और नारा इन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। ये नारा भी इन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस अन्य नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसका आंसर दीजिए आप लोग, देखूं कि आप लोगों ने पढ़ाई की है कि बस वैसे ही तैयारी करने बैठे हो। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर भी मैं बता रहा हूं इसका आंसर, थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ। कह रहा है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है या देश बंधु के रूप में जाता है। क्या आपका आंसर सही है, ए, बी, सी या डी? तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर देंगे ए, बी, सी, मतलब 1, 2, 3, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है ए। क्या है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए इनको जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, लेकिन देश बंधु के रूप में इनको किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चित्तरंजन दास को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो नाम है आपका देश बंधु। याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। चाहिए हो गया। चलिए, एक लगता है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार पेट में ऐसा क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की तय की थी। तो पहली बात तो शुरू कहां से किया था, साबरमती से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से, और गए थे कहां तक, दांडी तक। दांडी एक समुद्र का तट है, इसके बीच किलोमीटर कितना था, 385 किलोमीटर। कितना, 385 किलोमीटर गया था। और गांधी जी ने 385 किलोमीटर की यात्रा जो की थी, कितने लोगों के साथ की थी, 78 लोगों के साथ की थी। इसमें एक थे अंग्रेज भी था एक, जिसका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर नाम था उनका। और क्या है, ये शुरू कब की थी, तो 12 मार्च को शुरू की थी। कब शुरू की थी, 12 मार्च को। और पहुंचे कब थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे बाबू। कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल को पहुंचे थे। और क्या कहा जाता है इसके बारे में, क्या क्या क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, अब इन सारे फैक्ट्स को अगर आप याद करके जाओगे ना तो गलती होने के चांसेस कम है। इसी दांडी यात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, नमक का कानून या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या थी, तो गांधी जी ने इस बात का विरोध किया कि बेटा ये देखो, अंग्रेज क्या किए कि नमक पर भी कानून लगा दिए, नमक पर भी कर, मतलब कि अगर भारत के लोग नमक खाएंगे तो नमक का भी पैसा हमें देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि नमक हम पैदा कर रहे हैं, नमक हमारे समुद्र से पैदा हो रहा है, हमारे घर की चीज है, तो हम तुमको पैसा कहाँ दें।
तुम तो अब भले से बाहर से आए हो, तुमको पैसा देना चाहिए, तो हम क्या पैसा दें। तो इस बात का विरोध करके गांधी जी ने 78 लोगों को अपने साथ लेकर कहाँ चले गए, दांडी चले गए, और वहाँ उन्होंने पानी को गरमाया और पानी को गर्म करके उसमें से नमक अलग करके नमक का कानून अंग्रेजों का तोड़ा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। सन 1930 में हुआ था, 12 मार्च सन 1930 में। याद रखिएगा सन के साथ डेट भी, ठीक है, क्योंकि ये डेट पूछा जाता है। एक बार यूपी पेट के एग्जाम में पूछ दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा कब हुई थी, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि सब में 1930 ऑप्शन में था, बस डेट बदल दिया था उसने, ठीक है। तो डेट बदल दी जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी जब वे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आंसर सही है इसका, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे तब। अच्छा ये सन कौन सा था, तो सन था 1909, ठीक। चलिए चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, सन 1917। कहाँ पड़ता है चंपारण, आप लोग बताइए, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ये गांधी जी का आश्रम था। कहाँ पड़ता है ये, इंग्लैंड से जहाज भारतीय, तो गलत है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा टफ की तरफ ले जाऊंगा ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताऊंगा। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर होगा अरोड़ा अशरफ अली। क्या सही है, अरोड़ा अशरफ अली, ठीक है, इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन सन 1939। पहली बात, ये त्रिपुरी सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखते हैं। त्रिपुरी सम्मेलन कब हुआ था, सन 1939, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये त्रिपुरी कहाँ पड़ता है, पहले इसका आंसर दे लेते हैं, फिर इसके पीछे की कहानी देखते हैं। इसका सही आंसर है जबलपुर। किस नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पर है ये, नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर है। एमपी का हाईकोर्ट भी इसी शहर में है। चलिए त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। त्रिपुरी अधिवेशन में जब अधिवेशन हो रहा था तो गांधी जी तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो गांधी जी ने क्या कहा कि मेरी तरफ से एक व्यक्ति उठेगा जिसका नाम है पट्टाभी सीतारमैया, और अगर पट्टाभी सीतारमैया इस चुनाव को हार जाते हैं तो ये मेरी हार मानी जाएगी, अर्थात गांधी की हार मानी जाएगी। उसके खिलाफ, मतलब कि पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ खड़े हो गए कौन, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया दोनों कांग्रेस के चुनाव में आमने सामने थे। गांधी जी का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं, और गांधी जी को निराश देखकर सुभाष चंद्र बोस इस पद का त्याग कर देते हैं। और इस पद का त्याग करने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बनता है, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना, राजेंद्र प्रसाद जी बने। जबकि चुना किसे गया था, सुभाष चंद्र बोस को, और हराया किसको था, गांधी जी के प्रतिनिधित्व अर्थात पट्टाभी सीतारमैया को। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1946 में गठित अंतरिम अध्यक्षता की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसी के बाद इनको यहाँ का प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बना दिया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यूपी का कोई जिला ही नहीं है जिसमें उनका जन्म हुआ था, क्योंकि आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था। तो ना ही अमरोहा है, ना ही मीरठ है, ना ही मिर्जापुर है, ये है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा किस राज्य में पड़ता है, ये आंसर आप देंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ने आप भी आए हैं, केवल हम पढ़ाने थोड़ी आए हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका ज़्यादातर आंसर देखिए आप देंगे तो आप ईमानदारी से सोचिएगा आपका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग इसमें से देंगे जिन्ना आंसर, जिन्ना आंसर देंगे और जिन्ना है गलत। सबको लगा कि पाकिस्तान को तो जिन्ना ने बनाया, तो जिन्ना इसका सही आंसर होगा, लेकिन इसका सही आंसर जिन्ना नहीं है। इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया और इसी ने पाकिस्तान शब्द को का जन्म दिया, इसलिए इसका सही आंसर चौधरी रहमत अली हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना है, ना कि शब्द को पाकिस्तान का गठन करने वाला जिन्ना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया? करो या मरो, डू आर डाई। डू आर डाई किस सन में दिया था? सन 1942 में दिया। सन 1942 में कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस में 1943 में एक नारा दिया था जिसमें कहा दिल्ली चलो, और एक नारा और दिया था, दिल्ली चलो, एक नारा और दिया जिसका नाम है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया है? आपके सुभाष चंद्र बोस है। अब शायद मेरे क्वेश्चन का अंत है, ये अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई है। किस उद्देश्य से की गई है? थोड़ा इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या आंसर है इसका, किस उद्देश्य से इसका आंसर क्या सही हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या सही है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए। सन 1919 के सुधारों को प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। ठीक है, उसी सुधारों की समीक्षा करने के लिए क्या लाया गया? साइमन कमीशन लाया गया। किस सन में आया? सन 1927 में आया। सन 1927 में इसे श्वेत कमीशन का भी नाम दे दिया गया। श्वेत कमीशन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें केवल 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। भारत की अगर समीक्षा करना चाहते हो तो भारत के लोगों को शामिल नहीं करोगे। अब सोचो कि अगर इंसान का इलाज करना है तो गोरू का डॉक्टर लाओगे कि इंसान का डॉक्टर लाओगे? तो अगर इंसान का इलाज करना है तो इंसान के डॉक्टर को लाना चाहिए था। तो ये लोग अगर भारतीयों की जानकारी चाहिए थी, भारतीयों की प्रॉब्लम समझनी थी, तो अंग्रेजों से थोड़ी समझी जा सकती है। जब तक उसमें ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा तब तक वो भारतीय प्रॉब्लम कैसे बताएगी भारत के लोगों को क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसमें जब ये श्वेत लोग केवल शामिल थे तो इसको श्वेत कमीशन का नाम दे दिया गया। और इसी का विरोध करते वक्त एक हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और इसी विरोध के कारण इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और उसी लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई ना दोस्तों, तो उन्होंने एक नारा दिया था, एक वाक्य कहा, वो वाक्य आज भी सभी लोग को याद होगा कि वो वाक्य था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी की चोट तुम्हारे ताबूत की कील होगी। कि मेरे शरीर पर जो तुम लाठी मार रहे हो वो लाठी नहीं है, वो ताबूत में अपने कील मार रहे हो, उसी में कफन में बंद के जाओगे तुम लोग। तो ये बात कही थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये लास्ट था हमारा, बस आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपको